कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज पॉलिटिकल विद आयुष चैनल में है हमारा जो अध्ययन का विषय रहने वाला है वो रहेगा अनुच्छेद 14 और 15। पिछली वीडियो में हमने जाना अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में। आज से हमारा समानता का अधिकार शुरू होगा, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। तो इसीलिए आज हम दो ही अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 और 15। अगली वीडियो में जानेंगे 16, 17, 18 तक। ठीक है। पिछली वीडियो की एक जो मेरी गलती है उसे मैं आप सभी के सामने रखूंगा कि पिछली वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जो मौलिक अधिकार है वो गलती से मैंने कह दिया था कि भाग 2 में है, उसे सही कर लें कृपया। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत पहला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? कानून की नज़र में सभी एक समान है, यानी कि राज्य जो कानून बनाएगा उस सभी नागरिकों के लिए एक समान बनाएगा और सभी नागरिकों पर क्या एक समान लागू होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो संसद कानून बनाती है वो ये नहीं, ऐसा कानून नहीं बनाएगी कि किसी एक व्यक्ति के लिए कानून बनाएगी। वो कानून सभी नागरिकों के लिए बनाएगी और तथा सभी नागरिकों पर क्या एक समान लागू होगी। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये उत्तराखंड के लिए बना है या कर्नाटक पे ये लागू नहीं होगा। जो उत्तराखंड के लिए नियम कायदे कानून लागू होंगे वो किस पे? कर्नाटक पे भी उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उत्तराखंड पे लागू होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें आखिर कहा क्या गया है कि कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं होगा, यानी विधि मतलब संविधान, कानून। कोई भी व्यक्ति क्या अनुच्छेद 14 में यह बात कही गई है कि वो चाहे किसी पद पर भी हो, कितना ही अमीर हो, किसी वर्ग का भी हो, किसी धर्म का भी हो, किसी भी जाति का हो, वो क्या होगा? विधि से ऊपर नहीं होगा। सर्वोच्च कौन होगा? भारत का संविधान सर्वोच्च होगा, भारत की जो विधि है वो सर्वोच्च होगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 14। वो चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्या होगा? भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, सब उससे नीचे होंगे। कोई भी व्यक्ति भारत के कानून से ऊपर नहीं होगा। ये किस में कहा गया है? विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में। लेकिन हम फिर देखते हैं कि इसके कुछ अपवाद हैं। अब वो अपवाद कौन है ये देखने का विषय रहेगा। अपवाद। अभी तो आप कह रहे थे कि सब एक समान है, वो चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी, लेकिन कुछ व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है। वो कौन व्यक्ति हैं उनके बारे में? तो कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, या राजदूत। इन लोगों को अनुच्छेद 361 के तहत क्या दी गई है? छूट दी गई है। कैसी छूट दी गई है कि जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी गाड़ी पे ठोकर मार दी या किसी टक्कर मार दी या किसी व्यक्ति का आपने एक्सीडेंट कर दिया, तो आपको उसकी जो भारतीय दंड संहिता में जो उसके विरुद्ध आपने जो काम किया है, गलत काम, आपसे चाहे गलती से टक्कर लगी हो, उसके लिए जो आपके लिए सजा दी गई है, उस सजा के अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या राजदूत इनमें से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा, उन्हें छूट दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 361 के अंतर्गत।
ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान, यानी कि जब कोई राष्ट्रपति, मान लीजिए वर्तमान समय में कौन राष्ट्रपति हैं भारत के, द्रौपदी मुर्मू जी, यदि उनके द्वारा कोई ऐसा काम हो जाता है आपराधिक या दांडिक, तो उनके कार्यकाल के अंतर्गत, यानी कि ये 5 साल तक यदि वो सत्ता या कहूँ मैं कार्यकाल उन पद पर रहते हैं, तो जब तक वो पद पर रहते हैं उसके अंतर्गत तब तक उन पर किसी भी प्रकार का आपराधिक और दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हाँ, कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात उन पर सिविल कार्यवाही हो सकती है, लेकिन कार्यकाल के दौरान उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किन पर? इन 3 व्यक्तियों पर। ये कौन कहता है? विधि के समक्ष समानता में ही इन्हें क्या दी गई है? छूट दी गई है। किस किस को दी गई है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत को छूट दी गई है। ठीक है, ये तो हो गया अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता। फिर हम देखते हैं इसी के अंतर्गत एक और पार्ट आता है इसी का, विधि के समान संरक्षण, समान संरक्षण। अब ये आखिर विधि के समान संरक्षण, ये जो संकल्पना है ये कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछा जाए विधि के समक्ष समानता तो कहाँ होगा? ब्रिटेन। और यदि पूछा जाए कि विधि के समान संरक्षण तो कहाँ? अमेरिका। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। जो ये विधि के समान संरक्षण है, ये समानता की क्या सकारात्मक संकल्पना है? कौन? विधि के समान संरक्षण। इसमें क्या होता है? इसमें हमने देखा कि कानून की नज़र में चाहे वो किसी भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब क्या होंगे? एक समान होंगे। लेकिन जब हम विधि के समान संरक्षण में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या होगा? अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार। अब ये समझेंगे कि आखिर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार किस प्रकार होता है। मान लीजिए कोई एक आम नागरिक है, जिसकी सालाना आय मान लीजिए 2 लाख रुपए है। कितनी? 2 लाख रुपए है। और एक कोई मान लीजिए अक्षय कुमार है, मान लीजिए अक्षय कुमार जो क्या है? एक अभिनेता है। इनकी सालाना आय करोड़ों अरबों में है। और कोई एक आम व्यक्ति जिसकी सालाना आय कितनी है? 2 लाख रुपए है। तो ये व्यक्ति क्या करता है? मान लीजिए दोनों ने एक समान अपराध किया है और इन पर क्या किया जा रहा है? दंड दिया जा रहा है। दंड यानी कि मान लीजिए इन्हें कुछ क्या कहा गया, इन्होंने दोनों ने एक समान अपराध किया है, लेकिन इन पर 50,000 जुर्माना लगा दिया गया, या मैं कहूँ 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया और इस पे भी 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया गया। तो यदि इन दोनों पे 2 लाख जुर्माना लगा दिया जाए तो क्या होगा? इसकी जो आय हो क्या प्रभावित होगी, लेकिन अक्षय कुमार की आय प्रभावित होगी? आय मतलब इनकम प्रभावित होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम कितनी है? करोड़ों अरबों में है। लेकिन इन 2 लाख के चक्कर में जो यह आम नागरिक है इसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार। पता है कि ये अमीर है और ये गरीब है, तो इसको थोड़ा दंड क्या किया जाएगा? कम दिया जाएगा और इसे जो उसमें उल्लेखित दंड है उतना ही दिया जाएगा। किसे? जो एक, लेकिन यह तर्कसंगत होना चाहिए। कैसा होना? तार्किक या तर्कसंगत होना चाहिए। आप ये नहीं कि मान लीजिए आप अक्षय कुमार को क्या कह रहे कि 50,000 रुपये जुर्माना दीजिए
ठीक है, और इसे कह रहे कि 2 लाख दीजिए, या मैं कहूँ इसे भी 2 लाख, इसे भी 2 लाख कह रहे हो, तो क्या होगा, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। अब तर्क संगत के आधार क्या क्या होने चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसके जो आधार होने चाहिए, भौगोलिक परिस्थिति, या कभी ये हो सकता है कि कोई अलग अलग क्षेत्र में वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हो, अलग अलग हो, या उसका व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य ये क्या अलग अलग हो, या मैं कहूँ समय का आधार भी होता है। जैसे मान लीजिए आप 1950 की और 2025 की तुलना आपस में करेंगे तो यह संभव नहीं है। उस समय की तत्काल परिस्थितियाँ कुछ और थी और वर्तमान समय की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। तो ये आप आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण में क्या क्या बात है। इसमें है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार, और इसमें कानून के समक्ष सभी एक समान होंगे, लेकिन इन 3 लोगों को क्या अनुच्छेद 361 के तहत क्या दी गई है, छूट दी गई है। ये इस अनुच्छेद के क्या होंगे, अपवाद होंगे, यानी कि ये इसके अंतर्गत नहीं आते। लेकिन जब यह पद पे होंगे तभी होंगे, जब यह पद से बाहर होंगे या पद पर नहीं होंगे तब वो ये लोग भी किस विधि के समान सब एक समान होंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। जब पद पे है उस समय तक इन्हें छूट मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 के बारे में हम जब देखते हैं तो यह अनुच्छेद क्या कहता है, धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। क्या कह रहा है कि आप धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, पारसी, इन धर्मों के बीच क्या यह धर्म क्या होगा, एक समान है। क्योंकि भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए भारत में कई प्रकार के धर्म के व्यक्ति रहते हैं। मान लीजिए किसी 2 व्यक्ति के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसे इस बात से लेकर नहीं टाला जा सकता है, या उसे इस बात के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता कि आप इस धर्म के हो। आप चाहे वो किसी भी धर्म का नागरिक हो, सब एक समान होंगे। वंश, आप ये नहीं कह सकते हो कि मान लीजिए आपके पिता कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ पद पर थे या कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, ये नहीं कह सकते आप कि वंश के आधार पर कि मेरा वंश का तो पहले ये था या मैं उस वंश का आदमी हूँ, ये नहीं कह सकते। जाति, किसी भी जाति हो, चाहे छोटी जाति हो या उच्च जाति के व्यक्ति हो, वो भी आपस में क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। आप जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर भी नहीं कह सकते आप क्या महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, कि आपके बीच में भेदभाव, क्या महिला हो तो आपके साथ भेदभाव होगा, या पुरुष हो आपको ये होगा। ये किस जन्म स्थान, यानी कि या आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका जन्म स्थान तो इधर हुआ है, मेरा जन्म स्थान ये वहाँ है। इन आधारों पर आप क्या नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 15। फिर हम अनुच्छेद 15 के भाग 1 में देखते हैं। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि नोट्स में जब अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं इसके सारे नोट्स का अपने इंस्टाग्राम पेज पॉलिटिकल विद आयुष में अपलोड कर दूंगा। क्योंकि फिर यदि मैं लिखूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। अनुच्छेद 15 के 1 में क्या कहा गया है, 15 के 1 में कहा गया है कि व्यक्ति क्या करेगा, दुकान, कहाँ दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के स्थान क्या करेगा, इन जगह 15 के 1 में कहा गया है कि व्यक्ति दुकान,
होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के स्थान पर इन आधार पर क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुकान है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप इस धर्म के हो तो आप हमारे दुकान में नहीं आ सकते हो या हमारे होटल में नहीं आ सकते हो। ये आधार हैं और इन आधार पर इन जगह पर कोई भी व्यक्ति मनोरंजन का स्थान, मान लीजिए कोई पार्क है या सिनेमा घर है, कहीं भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आप इस लिंग से हो, आपकी जाति ये है, आपका वंश ये है, आपका धर्म ये है, आपका जन्म स्थान ये है। इन आधार पर इन जगह क्या आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। यदि कोई इन जगह भेदभाव, हाँ ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप पर्सनल घर में जा रहे हो तो उसकी स्वेच्छा है कि वह किस व्यक्ति को आने दे और नहीं आने दे। लेकिन यदि दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के स्थान पर भेदभाव करता है तो यह क्या है, अपराध है, गलत है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 15 के 1 के ए में। अब ये 15 का 1 तो कह रहा कि व्यक्ति, लेकिन 15 का 1 का ए क्या कह रहा है कि राज्य, यानी कि हमने अनुच्छेद किसमें देखा, 12 राज्य की परिभाषा में देखा कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। राज्य क्या नहीं करेगा, कुएं, तालाब, स्नानाघाट क्या नहीं करेगा, इन जगह कहाँ कहाँ, कुएं, तालाब और स्नानाघाट, इन जगह पे क्या करेगा, राज्य किसी भी व्यक्ति पर क्या नहीं लगाएगा, प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 15 का 1 का ए। और इसमें एक सड़क भी ऐड कर देंगे हम, सड़क राज्य के अंश द्वारा संचालित ये चीज, ये 4 चीजें यदि कहीं भी हैं तो इस पर, इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को, एक बहुत अमीर व्यक्ति है, उसने अपने घर में कहीं स्विमिंग पूल बना रखा है और आप कह रहे कि मुझे नहीं जाने दिया जा रहा या मैं जाऊंगा, तो उसकी पर्सनल इच्छा है। लेकिन कहीं सार्वजनिक जगह स्नानाघाट है तो आप वहाँ जा सकते हैं। सड़क पर कोई ये नहीं कह सकता कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, ये आपकी सड़क थोड़ी नहीं है। सड़क सबके लिए एक समान है, वो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति क्या, सड़क, स्नानाघाट, तालाब और कुएं। पहले प्राचीन समय में हम देखते थे कि जो छोटी जाति के लोग थे उन्हें कुओं से पानी निकालने की आज़ादी नहीं थी, तो अब ये नहीं कर सकते हो आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 15 में हमने देखा, 15 के 1 में देखा कि किस प्रकार व्यक्ति, ये व्यक्ति के लिए है और ये किसके लिए है, राज्य के लिए। ये बात ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 15 का 2। 15 का 2 क्या कहता है। अब ये तो हो गए, ये जो 3 अनुच्छेद थे अभी, 15, 15 का 1 और 15 का 1 का ए। अब जो ये अनुच्छेद यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये इसी बात के अपवाद हैं। किस बात के, जो बात अभी हमने की 15 के 1 ए और 15 में, ठीक है। अब जो 15 का 2 है वो क्या कहता है कि यदि किसी बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कभी कोई ऐसी आरक्षण या मैं कहूँ कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है तो उसे आप क्या नहीं कहेंगे, आप इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं लेंगे उस बात को। आप ये नहीं कह सकते हो कि जैसे किसी पुलिस की वैकेंसी है मान लीजिए, तो मान लीजिए पुरुष को कितना दौड़ना पड़ता है, 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, और महिला को कितना दौड़ना पड़ता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो आप ये नहीं कहोगे उसे कि आपने तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर दिया। अभी तो आप कह रहे थे कि सभी एक समान है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन महिलाओं के लिए आपने क्या
1 किलोमीटर कर दिया और पुरुषों के लिए 3 किलोमीटर कर दिया। या बच्चों के लिए भी कभी ऐसे प्रावधान लाए जाए तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे। आप ये नहीं कल के दिन न्यायालय में नहीं जाएंगे कि भाई आपने तो कहा था कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यदि उनके विकास में वृद्धि लाने के लिए आप ऐसे प्रावधान कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 15 के पार्ट 2 में। फिर हम देखते हैं 15 का 3। 15 का 3 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हम ऐसे प्रावधान कर सकते हैं, उनके उत्थान के लिए ऐसे प्रावधान कर सकते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक हो। तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आप तो जाति के आधार पर क्या कर रहे हो, उनका भेदभाव कर रहे हो। या हम ये नहीं कह सकते कि आप तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को क्या दिया जाएगा, इसमें यदि छूट दी जाएगी तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये किसके, यह भी कहा ना हमने, ये इसके अपवाद हैं। कौन कौन? ये 2 और 1 अभी और 15 का 4। 15 के 4 में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 का 4 क्या कहता है। 21 संविधान संशोधन द्वारा 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा ये पार्ट इसमें जोड़ा गया। यह अनुच्छेद क्या कहता है कि जैसे शैक्षिक में आप प्रवेश लेने के लिए या दाखिला लेने के लिए आपको आरक्षण दिया जा सकता है। कैसे? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण दिया जा सकता है। किसमें? एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए क्या आरक्षण दिया जाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 15 का 4। लेकिन ये अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में नहीं दिया जाएगा। अल्पसंख्यक यानी कि मान लीजिए किसी अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग ने कोई एक शैक्षिक संस्था खोली है, यदि आप उसमें एडमिशन लेना चाहेंगे या दाखिला लेना चाहेंगे तो उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अन्यथा जो सामान्य रूप से शैक्षिक संस्थाएं खोली गई हैं उनमें आरक्षण दिया जा सकता है प्रवेश के लिए, दाखिले के लिए। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 15 का 4। ठीक है, आशा करता हूं कि यह अनुच्छेद भी आप समझ गए होंगे। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का अभिप्राय आखिर क्या है। अभी हमने बात की थी कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें हमने देखा था कि 15 के 3 के अंतर्गत उन्हें छूट दी जा सकती है। या हमने देखा था कि किसी भी शैक्षिक संस्थाओं में यदि उन्हें एडमिशन लेना है तो उन्हें छूट दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे आखिर ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्ति कौन हैं। तो इसके लिए 1953 में सरकार ने क्या किया कि एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम क्या था? काका कालेलकर आयोग। खालेलकर आयोग। इसमें कितने सदस्य थे? 10 सदस्य। ठीक है, किसमें थे और कब बना था? 1953 में, और 10 सदस्य थे इसमें। तो इन्होंने अपनी सिफारिशों में क्या कहा कि किन व्यक्तियों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि जिनका सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी कि जिन व्यक्तियों का या जिस धर्म जिस जाति का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम है उनको हम क्या कहेंगे? सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए। और किन लोगों को क्या? जो वंशानुगत या मैं कहूँ जो मान लीजिए कोई छोटी जाति या मैं कहूँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन व्यक्तियों को, मान लीजिए उनके दादा क्या थे? अनुसूचित जनजाति के या जाति के थे, तो उनके जो बच्चे हैं उन्हें भी क्या कर दो? सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में ऐड कर दो। किन किन व्यक्तियों को? जिनका सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और जिनके मैं कहूँ पूर्वज क्या थे? अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग
के व्यक्ति थे उन्हें भी क्या सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में रखा जाए। और किन व्यक्तियों को जिनका व्यापार वाणिज्य में क्या हो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, उन व्यक्तियों को भी क्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में रखा जाए। ये किसने कहा था? 1953 में बने काका कालेलकर आयोग ने। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरा आयोग बनता है जनता पार्टी के द्वारा 1979 में, 1979 में जनता पार्टी के द्वारा मंडल आयोग। ये काफ़ी 90 के दशक जाते जाते काफ़ी चर्चाओं का विषय था मंडल आयोग। तो मंडल आयोग वीपी मंडल की अध्यक्षता में 5 सदस्य, इसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य एक आयोग का गठन किया गया। तो 1979 में या मैं कहूँ 1979 में जब इस आयोग का गठन किया गया तो इसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। इनको काम दिया गया कि आखिर पिछड़े वर्ग या सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति किन्हें कहा जा सकता है। तो इन्होंने 11 संकेतकों जैसे इन्होंने 3 संकेतकों के ऊपर विशेष रूप से बात की कि जो परंपरागत जाति के लोग हैं उन्हें क्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा, जिनका सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनको भी क्या पिछड़ा वर्ग घोषित कर दें। और कौन जिनका व्यापार वाणिज्य और उद्योग में अपर्याप्त क्या है प्रतिनिधित्व है, उनको क्या करेंगे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े। लेकिन इन्होंने 11 संकेत दिए, उतना काम के लिए है नहीं हमारे लिए। 2-3 मुख्य थे कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें किसमें इस पिछड़े वर्ग में रखा जाए, और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं उन्हें भी इसमें रखा जाए। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं उन्हें भी इस आयोग या इस वर्ग के अंतर्गत, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा जाए। ये किसके अंतर्गत था? मंडल आयोग के अंतर्गत था। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 340 के तहत। अनुच्छेद 340 क्या कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 340 कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य है। और फिर 1993 में क्या हुआ कि आयोग का गठन हुआ। कौन से आयोग का? जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, पिछड़े वर्ग आयोग के नाम से 1993 में आयोग का गठन होता है। इसके कार्य क्या थे? तो इसके जो कार्य थे क्या था? पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका काम क्या था कि किन व्यक्तियों को या किस जाति के लोगों को क्या पिछड़े वर्ग में रखा जाए, और जिन व्यक्तियों को इसका लाभ मिल चुका है। इसमें क्या होता है कि आरक्षण दिया जाता है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाता था कि इनका सरकारी सेवाओं में क्या हो पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, सरकारी या मैं कहूँ सरकार द्वारा संचालित सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, व्यापार वाणिज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, और आर्थिक रूप से वो क्या हो मजबूत हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो, जिनको इस चीज का लाभ। अब देखें, मान लीजिए कोई व्यक्ति को आरक्षण मिला और वो उस अपने उद्देश्य में सफल हो गया, तो वो क्या उसको उस चीज का फायदा मिल गया। तो इस आयोग का कार्य का क्या है कि जिन व्यक्तियों को इसका क्या मिल गया है मोटिव या उद्देश्य जिनका पूरा हो चुका है, उन्हें इस अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़े वर्ग से क्या बाहर करना, और जो व्यक्ति इसके लायक हैं या मैं कहूँ पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, उन्हें क्या इसमें ऐड करना। ये किसका काम है? पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है। इनकी सूची बनाना कि आखिर कौन लोग पिछड़े वर्ग में आएंगे, इनकी सूची बनाना किसका काम है? पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है।
फिर हम देखते हैं इसमें क्रीमी लेयर भी आता है कि ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, तो काफ़ी डीप हो जाएगा, उसे हम बाद में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। कितनी लोकसभा में कितनी, एससी के लिए कितनी सीटें और एसटी के लिए कितनी, तो एसटी के लिए हैं 48 और एससी के लिए हैं 47 है, ठीक है, एसटी के लिए। और 332 में किसकी बात कही गई है, तो 332 में बात कही गई है विधानसभा। विधानसभा में क्या एससी और एसटी के लिए बात की गई है कि आखिर एसटी और एससी के लिए आरक्षण कितना होगा। लोकसभा में तो कितना है 84, एससी के लिए, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, ठीक है। विधानसभा में प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग हैं, जैसे उत्तराखंड में 15 सीटें हैं, तो 2 क्या हैं एसटी के लिए हैं और 13 क्या हैं एससी के लिए हैं। अब देखेंगे आपकी राज्यसभा और विधान परिषद के लिए क्या एससी और एसटी का जो आरक्षण है उनके लिए नहीं है, केवल किसके लिए है, लोकसभा और विधान सभा के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अनुच्छेद 14 और 15 समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्तियों तक या परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।